नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए आज चर्चा करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। नाम आपको सामने दिख रहा होगा, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इस चैप्टर में हम आपको ले जाएंगे, उसके पहले एक बात आपको शुरू में ही समझा दें। एनसीईआरटी में जिस चैप्टर को लिखा गया है वो बड़ा बिखरा हुआ लिखा गया है। बातें सारी है बिखरी हुई है, थोड़ी कठिन भाषा का इस्तेमाल कर दिया गया है और बहुत ज्यादा उदाहरण दे दिए गए हैं, जिस उदाहरणों ने इसको बहुत उलझाऊ बना दिया है। तो आपको समझाने के लिए, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए और एक सॉलिड रूप से तैयार कराने के लिए इस चैप्टर पर कुछ हमने अपनी तरफ से काम किया है। और काम यह किया है कि चैप्टर नंबर 2 में जितनी बातें एनसीईआरटी लिखती हैं उसको निकाला है, कुछ बातें और डाली हैं अपनी तरफ से, भाषा को आसान किया है, उसको थोड़ा परिमार्जित किया है और एक नए सीक्वेंस में, नए क्रम में, नई क्रोनोलॉजी में आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि राष्ट्रीय आय के लेखांकन का पूरा चैप्टर आपको तैयार हो जाए। तो जो हम पढ़ा रहे हैं, और जब आप एनसीईआरटी के एक एक पैराग्राफ को मिलाएंगे तो यहां दोनों में क्रम का अंतर दिखेगा। बातें सारी एनसीईआरटी वाली ही हैं। एनसीईआरटी मैं फिर से बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी की सारी बातों को हमने लिया है, प्लस उसमें कुछ और बातें जोड़ी हैं और उसको एक नए सीक्वेंस से अपने हिसाब से सजाया है। उद्देश्य ये था कि बस ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा यूपीएससी के नजरिए से, यूपीएससी के तरीके से, सिविल सर्विसेज की डिमांड के हिसाब से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो आप लोग अगर पढ़ते वक्त कभी एनसीईआरटी से मिलाइएगा तो उस क्रम में न मिले, घबराइएगा मत। इस चैप्टर पर हमने बहुत काम किया है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए, तैयार कराने के लिए, एक नए क्लेवर में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रीय आय के लेखांकन की। राष्ट्रीय आय के लेखांकन का मतलब होता है गणना करना कि हमारे देश की आय कितनी है, कहां कहां से कमाई हो रही है, कहां कहां से क्या क्या बातें चल रही है। अगर हम इस सीधी सीधी बात करें कि आखिर राष्ट्रीय आय होती क्या है, तो बात सीधी यह होती है कि कोई एक देश एक साल में जितनी भी कमाई करता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। आपको कहा जाए कि आपकी आय कितनी है, तो आप जितनी कमाई करते हैं उतनी आपकी आय है। तो एक देश एक साल में जितनी भी कमाई करता है वही उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। लेकिन इसी को थोड़ा दूसरे शब्दों में, सही और शानदार शब्दों में अगर प्रस्तुत किया जाए तो हम कह सकते हैं कि एक देश एक वर्ष भर में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं करता है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, जितने भी आर्थिक क्रियाएं करता है, उन सभी आर्थिक क्रियाओं से जो अर्जित आय होती है उसकी कुल मात्रा को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी देश ने एक वर्ष में जो भी आर्थिक क्रियाएं की, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, उस पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से उसने जो आय अर्जित की, अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, कृषि होता है, उद्योग होता है, सर्विस सेक्टर होता है, सबसे अलग अलग आय अर्जित की है, सभी आय को जोड़ देते हैं, सभी अर्जित आय की कुल मात्रा को निकाल लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। समझ में आ गई बात? याद हो गई चीजें? अर्थात फिर से मैं कह रहा हूं कि एक देश वर्ष भर में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं करता है, उन समस्त आर्थिक क्रियाओं से जो भी आय अर्जित करता है, उसकी कुल मात्रा को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह तो एक परिभाषा हो गई। अब राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हम कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, कई चीजें निकालते हैं। जैसे सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो जीडीपी पर बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद पर बात करते हैं। जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद पर बात करते हैं। तो आइए थोड़ा मैं आपको जीडीपी समझाता हूं। देखिए, अपने ही देश से उदाहरण लेते हैं। यह है अपना देश। नक्शा नहीं उतना बढ़िया बनेगा,
ठीक, ये है अपना, मान लीजिए ये अपना देश है, भारत है, अपना देश इंडिया है। इस देश की एक भौगोलिक सीमा है, आर्थिक सीमा है। ठीक, जीडीपी हर वर्ष की निकाली जाती है, एक वर्ष की निकाली जाती है, और जो एक वर्ष की निकाली जाती है उसे वित्तीय वर्ष कहते हैं, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का चलता है। जीडीपी में कहा जाता है कि ये देश है, इस देश की सीमा के भीतर, देश के भीतर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन की, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है, उस उत्पादन के अंतिम मूल्य को, अंतिम मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, बाजार की कीमत, उत्पादन के अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। अभी इसको कई तरीके से समझाऊंगा, स्टेप वाइज स्टेप। तो एक परिभाषा क्या निकल करके आई कि देश में जो भी उत्पादन हो रहा है, कहां, देश की सीमा के भीतर, देश की आर्थिक सीमा के भीतर, बाहर नहीं, जो भी उत्पादन हो रहा है उसके उत्पादन के अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। बात नंबर 1 एकदम याद हो गई कि देश के आर्थिक सीमा के भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है उसके अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब थोड़ी सी इसको और खोलते हैं, ये तो हो गया। अब आइए ऐसे, अब हमने कहा कि देश की आर्थिक सीमा के भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है उसके मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। तो उत्पादन किसका हो रहा है, तो उत्पादन हमेशा वस्तुओं और सेवाओं का हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये देश है, इंडिया है अपना, इंडिया का उदाहरण लेते हैं। इसके भीतर जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं, वस्तुएं, और जितनी भी सेवाएं बन रही हैं, सेवाएं, तो हम कह सकते हैं कि एक देश के भीतर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके उत्पादन के अंतिम मूल्य को ठीक हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। थोड़ी सी और खोल दिया। अब अगली बात, हम कह रहे हैं कि देश की सीमा के भीतर उत्पादन होना चाहिए, यानी जरूरी क्या है, जरूरी है कि देश की आर्थिक सीमा के भीतर, आर्थिक सीमा के भीतर, यानी देश की आर्थिक सीमा के भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है उसके अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। हम यहां बार बार जोर इस पर दे रहे हैं कि उत्पादन कहां हो रहा है यह मायने रखता है, कौन कर रहा है यह मायने नहीं रखता। अर्थात जीडीपी में काउंट देश की आर्थिक सीमा के भीतर हुए उत्पादन का किया जाता है, कौन कर रहा है इसकी गणना नहीं किया। मतलब यह निकला कि आपके देश के भीतर चाहे कोई देशी, भारत का व्यक्ति या भारत की कंपनी उत्पादन कर रही हो, या कोई विदेशी कंपनी भी आकर के उत्पादन कर रही हो, तो भी वो जीडीपी में काउंट होगा। यानी मान लीजिए हम कह सकते हैं कि देश की सीमा के भीतर, देश की सीमा के भीतर चाहे कोई देशी नागरिक हो, देशी नागरिक हो, या देशी कंपनी कह सकते हैं, थोड़ा कंपनी से और बात को, चाहे देशी कंपनी हो, या हम कह सकते हैं कोई विदेशी कंपनी, कोई विदेशी कंपनी। देश की सीमा के भीतर चाहे देशी कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो। मान लीजिए टाटा है, वह देशी कंपनी है। मान लीजिए एप्पल है, सैमसंग है, इंडिया में मोबाइल बनाती है, यह विदेशी कंपनी। देशी हो चाहे विदेशी हो, अगर भारत की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादन कर रहे हैं तो इनका कुल उत्पादन जीडीपी में जोड़ा जाता है। अर्थात जीडीपी की पूरी परिभाषा यह निकली कि देश की आर्थिक सीमा के भीतर चाहे देशी कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, इसके द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं का
जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो बात ये निकल करके आई अंतिम परिभाषा कि देश की आर्थिक सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन किया जाता है, चाहे वो देशी नागरिकों द्वारा किया जाए या विदेशी नागरिकों द्वारा किया जाए, यदि देश की सीमा के भीतर हो रहा है तो जीडीपी में जोड़ा जाता है और उन्हीं के अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं? देश की जीडीपी कहते हैं। अब यहां से 2-3 बातें क्लियर हो रही हैं कि जीडीपी में इस बात पर जोर नहीं दिया जाता है कि उत्पादन कौन कर रहा है, इस बात पर जोर दिया जाता है कि उत्पादन कहां हो रहा है। कोई भी करे, अगर देश की सीमा के भीतर हो रहा है तो उस देश की अपनी जीडीपी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जीडीपी है वह एक भूगोल केंद्रित अवधारणा है, भूगोल केंद्रित अवधारणा है। अर्थात जोर इस पर दिया जाता है कि उत्पादन कहां हो रहा है, उत्पादन कौन कर रहा है, इस पर जोर नहीं दिया जाता है। यानी यह नागरिक केंद्रित अवधारणा नहीं है, नागरिक केंद्रित अवधारणा नहीं है। 2 बातें क्लियर। साथ साथ जब कोई उत्पादन का अंतिम मूल्य लिया जाता है तो एक चीज पर और गौर किया जाता है कि अंतिम वस्तुओं का मूल्य लिया जाता है, अंतिम वस्तुओं का मूल्य लिया जाता है, अंतिम वस्तुओं का मूल्य। आप कहोगे अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? देखो, जैसे मान लो, बताता हूं, या कोई कार बनाने वाली कंपनी है, मान लीजिए यह कोई कार बनाने वाली कंपनी है, या एक हमने काल्पनिक रूप से कार बना दी। मान लीजिए यह कार बनाने वाली कंपनी, इसकी कार की मार्केट वैल्यू 50 लाख है, 50 लाख है, ठीक। इस कार बनाने वाली कंपनी ने एक कार का उत्पादन किया, 50 लाख में मार्केट में बेचा, तो यह 50 लाख जीडीपी में जुड़ेगा। यह जो मार्केट में कार जा रही है यह अंतिम वस्तु है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो कार बनाने वाली कंपनी है इसने अलग अलग कंपनियों से विभिन्न वस्तुएं खरीदी हैं। जैसे किसी कंपनी से इसने किसी यक्स कंपनी से गाड़ियों के टायर गाड़ियों के पहिए खरीदे हैं, किसी वाई कंपनी से गाड़ी की मान लीजिए बॉडी खरीदी है। तो मान लीजिए इसने गाड़ी के पहिए खरीदे हैं 2 लाख में, गाड़ी की बॉडी किसी अन्य कंपनी में बनवाई है 3 लाख में। तो ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। यही पहिया आकर के यहां जुड़ा है, यही बॉडी आकर के यहां जुड़ी है, तब जाके कार की कीमत 20 लाख हुई है। तो जब जीडीपी की बात आएगी तो जो मध्यवर्ती वस्तुओं का जो यूज होता है, जैसे मान लीजिए अब कोई पहिया बनाने वाली कंपनी है तो इसकी मध्यवर्ती वस्तु हो गई। तो इस कंपनी का ये जो 2 लाख का पहिया है, अगर मान लीजिए एक बार जीडीपी में 2 लाख का पहिया भी जोड़ दे, फिर बाद में यही पहिया इस कार में लगा है, यहां भी 20 लाख का मूल्य 50 लाख का मूल्य जोड़ दे तो 52 लाख हो जाएगा ना। इसलिए कहा जाता है कि वह वस्तु जिससे कोई और वस्तु बनने वाली है, मार्केट में कंप्लीट पैकेज के रूप में आने वाली है, तो जब वह मार्केट के कंप्लीट पैकेज के रूप में आती है तो उसी का मूल्य जीडीपी में जोड़ा जाता है। अर्थात अंतिम वस्तु का मूल्य ही जोड़ा जाता है। तो यह कार क्या हो गई? कार हो गई अंतिम वस्तु, इसी का मूल्य जोड़ा जाएगा। यह जो पहिया बॉडी है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा। मान लीजिए हमारा मोबाइल है, इसकी बॉडी अलग बनती है, इसके ग्लास अलग बनते हैं, इसकी बैटरी अलग बनती है, इसके सॉफ्टवेयर अलग बनते हैं। अब मान लीजिए ग्लास का भी अलग से जोड़ ले, बैटरी का अलग से जोड़ ले, सॉफ्टवेयर का अलग से जोड़ ले, पता चला 9,000 का सब सामान लगा होगा, और दोबारा मोबाइल भी 10,000 का बेच रहे हैं तो 19,000 जोड़ लेंगे, तो 9,000 की गणना 2 बार हो जाएगी। तो जीडीपी में क्या करते हैं, जो
जो अलग अलग वस्तुएं बन रही है और उनसे मिलाकर के पुनः यही एक वस्तु बनने वाली है, तो जो अलग अलग वस्तुएं बन रही है उसका मूल्य नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि उसको मध्यवर्ती वस्तुओं कहते हैं। अंतिम वस्तु जब ये मोबाइल तैयार होगा तब इसका मूल्य जोड़ेंगे, क्योंकि अगर मध्यवर्ती वस्तुओं का भी मूल्य जोड़ लेंगे, अंतिम वस्तुओं का भी मूल्य जोड़ लेंगे तो दोहरी गणना की समस्या हो जाए। इसीलिए जीडीपी में हमेशा अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़ते हैं। तो फाइनल परिभाषा क्या निकली? अब आ जाइए, मैं आपको कंक्लूड करता हूं, फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचाता हूं। अब आप लोग खुद बताइएगा, एकदम जीडीपी याद हो जाएगी। तो फाइनल परिभाषा ये निकली कि आ जाओ एकदम फाइनल करते हैं, अपना ही बड़ा सा देश बनाते हैं। ठीक, फाइनल परिभाषा ये निकली कि चाहे देशी नागरिक या विदेशी नागरिक कोई भी हो, ठीक, देश की आर्थिक सीमा के भीतर, देश की आर्थिक सीमा के भीतर जितनी भी, चाहे वो गुड्स हो, वस्तुएं हों या सर्विसेज हों, जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक, उत्पादन करते हैं, उनके अंतिम उत्पादन के या उन अंतिम वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य होता है, बाजार मूल्य जिसे कहते हैं, जो अंतिम मूल्य होता है, उसे ही किसी देश की जीडीपी कहते हैं, उसे ही किसी देश की जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में उत्पादन कौन कर रहा है इस पर जोर नहीं दिया जाता है, उत्पादन कहां हो रहा है इस पर जोर दिया जाता है। एकदम क्रक्स, एकदम क्लियर। अब आइए इसी बात को हम आपको जो पीडीएफ देंगे थोड़ा उस पर बता देते हैं, थोड़ा सा उस पर दे देते हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, एक लाइन में देख लीजिए। तो जीडीपी एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ठीक, उत्पादन देश में होना चाहिए, यही जरूरी है। उत्पादन कौन कर रहा है यह जरूरी नहीं है। उत्पादन चाहे विदेशी कंपनी कर रही हो, चाहे देश के नागरिक कर रहे हो, दोनों को जीडीपी में जोड़ा जाता है। और किए गए, चाहे देश की कंपनियां चाहे विदेशी, इनके द्वारा किए गए सभी उत्पादन को जीडीपी में शामिल किया जाता है। साथ साथ अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही जीडीपी में शामिल होता है, जिसे मार्केट प्राइस कहते हैं, अंतिम मूल्य कहते हैं, यही जीडीपी में शामिल होता है। तो मुझे उम्मीद है एकदम पानी की तरह बह गया होगा आपके दिमाग में जीडीपी, याद हो गया होगा। याद हो गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, सुंदर लगे तो इसकी प्रतिक्रियाएं बताते रहिए, ताकि इससे हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे मान लीजिए यही एनसीईआरटी है, इस पर हमने काम करके नए सिरे से नए क्लेवर में प्रस्तुत करके लाया। इस पर यदि आप इसका असर आप पर सकारात्मक हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही, इससे हमें हमारे भी कर्म का फीडबैक मिलता है। हाँ, ये तरीका बढ़िया जा रहा है, हमारा विद्यार्थी समझ रहा है। और अंतिम उद्देश्य मेरा क्या है? अंतिम उद्देश्य तो यही है कि विद्यार्थी समझे, विद्यार्थी पढ़े। और मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य है कि जिन लोगों से कभी मैं मिल नहीं पा रहा हूं, जिन लोगों से कभी जुड़ नहीं पा रहा हूं, जिन लोगों से कभी बात नहीं कर पा रहा हूं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने में हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी गांव बस्ती कहीं भी हो, उन तक मैं इकोनॉमी की समझ को लेकर के जाऊं, या मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य उन तक इकोनॉमी की समझ को लेकर के जाऊं, उन्हें पढ़ाऊं, उन्हें सिखाऊं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने इकोनॉमी की समझ मजबूत कर ली तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, जीवन सुधर जाता है। और मैं चाहता हूं कि इस देश में कम से कम मैं लाखों युवा तैयार कर दूं, जिनकी बेहतर आर्थिक समझ हो। जिस दिन मैं लाखों युवा तैयार कर दूंगा जिनकी बेहतर आर्थिक समझ होगी,
वह आर्थिक रूप से मजबूत भारत खुद ब खुद बना देंगे। बस एक बार आर्थिक रूप से मजबूत भारत बन जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था सभी समस्याओं का समाधान देती है। जिस दिन हमारा विद्यार्थी व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, और मैं अपने विद्यार्थियों में ही राष्ट्र देखता हूं, राष्ट्र के रूप में आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, अन्य क्षेत्रों में अपने आप मजबूत हो जाएगा। इस देश में युवाओं को जो सबसे कम पढ़ाया गया वह इकोनॉमी कम पढ़ाई गई। आप लोग खुद देखते होंगे, आप स्कूल कॉलेज से निकलते होंगे तो साइंस, मैथ, गणित, आर्ट पढ़ने वाले बहुत होंगे, इकोनॉमी पढ़ने वाले कम होते। और सोशल मीडिया के इस दौर में, पबजी के इस दौर में, रील्स के इस दौर में, बेफालतू के बिखराव के इस दौर में तो इकोनॉमी और बेगानी होकर के रह गई। इसलिए इस बात की सख्त जरूरत है कि हम सब बेहतर इकोनॉमी समझें। छात्र के रूप में आप समझें, शिक्षक के रूप में मैं समझाऊं। क्लियर हो गई बात? यहां तक हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जीडीपी हो गई। अब इस जीडीपी को हम मापते हैं 3 तरीकों के से। मापते हैं 3 तरीकों से। तो आइए भाई तरीके बताते हैं। 3 प्रकार की जीडीपी निकालते हैं। तो 3 तरीकों से मापते हैं, उसी के आधार पर 3 प्रकार की जीडीपी हो जाती है। तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी, यानी जीडीपी को निकालने की विधि 3 तरीके से निकालते हैं तो 3 प्रकार की हो जाती है। एक तरीका है जिसे हम कहते हैं उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड, इसे कहते। दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं आय विधि, इनकम मेथड। और तीसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। यानी हम प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी निकालते हैं तो प्रोडक्ट मेथड वाली जीडीपी हो जाएगी। इनकम मेथड से जब जीडीपी निकालते हैं तो इनकम मेथड की जीडीपी हो जाएगी। व्यय मेथड से जब जीडीपी निकालते हैं तो व्यय मेथड की जीडीपी हो जाएगी, या 3 हो जाएगा। समझ गए? तो आइए प्रोडक्ट मेथड की जीडीपी। बहुत आसान है, जो हमने समझाया वही है। देखो होता क्या है, लिखा गया है कि वर्ष भर में विभिन्न उद्योगों में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ दिया जाता है। ठीक, उसे प्रोडक्ट मेथड की जीडीपी कहते हैं। यानी आपके देश में समझना, आपके देश में जितनी भी गुड्स प्लस सर्विसेज का उत्पादन हुआ, उन सभी का जब मूल्य हम निकाल लेंगे, अर्थात कितने पैसे का हुआ, तो उसे ही कहते हैं प्रोडक्ट मेथड की जीडीपी। सीधी सी बात है। मान लीजिए आपके देश में एक वर्ष में, हर वर्ष की निकाली जाती है, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, ठीक, उनका मूल्य बाजार में 100 रुपये है। कुल मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो प्रोडक्ट मेथड पर आपकी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 100 रुपये हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक, क्या हो जाएगी? 100 रुपये हो जाएगी। तो प्रोडक्ट मेथड की जीडीपी निकालते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निकाल लेते हैं, समस्त मूल्य को जीडीपी कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड की जीडीपी। दूसरा होता है आय मेथड, इनकम मेथड। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब इसी बातों को थोड़ा सा मैंने जोड़ दिया है जो एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे मजदूरी, किराया, वेतन, ये सब जोड़ दिया है। इसलिए जोड़ा है कि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, 12वीं की एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा रहे और पढ़ा के निकल जाए, बातें अधूरी रहे, एग्जाम में आ जाए तो आप ये शिकायत थोड़ा कर पाओगे कि 12वीं के एनसीईआरटी में नहीं था, थोड़ा हमने टॉपिक को डिजाइन कर दिया है। नहीं, मैं आपको शिकायत करने का मौका दूंगा ही नहीं। ना आप समय से शिकायत कर सकते हो, ना तकदीर से शिकायत कर सकते हो, और ना इस राष्ट्र से शिकायत कर सकते हो। आपको मैं मौका दूंगा नहीं।
आपको जिम्मेदारियां निभानी। तो इसीलिए इसको डिजाइन किया गया है। तो इनकम मेथड की जीडीपी बहुत आसान है। देखो चलो भाई, इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए एक वर्ष में जीडीपी उत्पादित हो रही, जो भी देश जितनी भी जीडीपी बना रहा है, बार बार हम नक्शा बनाते हैं, बन नहीं पाता, ठीक। इस देश में जीडीपी बनी, एक वर्ष में जो भी जीडीपी बनी, यानी मान लीजिए जो भी देश में जीडीपी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस देश में जो भी उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, इस प्रोडक्शन की जो अंतिम मूल्य होगा, फाइनल प्राइस होगी, वही जीडीपी होगी। ठीक, ये तो हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो। तो कहोगे इनकम मेथड की जीडीपी क्या है? इनकम मेथड की जीडीपी कहती है, जो इनकम मेथड की जीडीपी है, इनकम मेथड की जो जीडीपी है, इनकम मेथड की जीडीपी कहती है कि यह जो उत्पादन किया है इस देश के लोगों ने किया है, इन लोगों ने किया है, नागरिकों ने किया है, चाहे जो भी लोगों ने किया है, ये लोग हैं। यह उत्पादन जिन लोगों ने किया है, जो जीडीपी बना है, इस उत्पादन के करने में ये लोग जितनी इनकम प्राप्त करते हैं, जितनी आय प्राप्त करते हैं, वह इनकम मेथड की जीडीपी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक देश में जो भी उत्पादन हो, मान लीजिए x रुपए का उत्पादन हुआ है, ठीक, और इस x रुपए के उत्पादन करने में देश के नागरिकों की इनकम 100 रुपए की हुई है, तो इनकम मेथड पर जीडीपी क्या हो जाएगी? 100 रुपए की हो जाएगी। यानी यस, इनकम मेथड की जीडीपी में यह नहीं निकालते हैं कि इन जो जीडीपी है वह कितने की है, बल्कि यह निकालते हैं कि जो भी जीडीपी बनी है उसमें नागरिकों ने आय कितनी प्राप्त की है, उसे इनकम मेथड की जीडीपी। आइए थोड़ा और उदाहरणों से समझाते हैं। अर्थात बात यह निकल करके आ रही है कि देश के वे लोग जो एक वर्ष में जीडीपी उत्पादित करते हैं, देश के लोग ही तो जीडीपी उत्पादित करते हैं, देश की आर्थिक सीमा के भीतर रहे लोग ही जीडीपी उत्पादित करते हैं। कहा जाता है देश के लोग जो एक वर्ष में जीडीपी उत्पादित करते हैं, वे अपने कार्यों के बदले जो आय प्राप्त करते हैं, सभी प्रकार की आय का योग ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। सभी प्रकार की आय का योग ही जीडीपी कहलाता है। अब इस आय में क्या क्या जोड़ा जाता है? जैसे मान लीजिए जितने भी प्रकार की मजदूरी, देश में जितने भी मजदूरों ने जो भी मजदूरी प्राप्त की, मजदूरी से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है। सवाल पूछा जाता है इनकम मेथड की जीडीपी में क्या क्या जोड़ते हैं? इनकम मेथड की जीडीपी में क्या क्या जोड़ते हैं? तो इनकम मेथड की जीडीपी में इसको हमने अपनी तरफ से जोड़ा है। जो भी मजदूरी प्राप्त करते हैं वो इनकम मेथड की जीडीपी में जुड़ती है। जो भी सैलरी पूरे देश में, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, जो भी वेतन मिलता है उसको इनकम मेथड की जीडीपी में जोड़ते हैं। जितनी भी रेंटल प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं, आवासीय भवन, कमर्शियल भवन, किराए पर दिए गए वाहन, किराए पर दी गई जमीनें, जहां जिन भी चीजों से किराया मिलता है उसको जोड़ते हैं। लोगों ने तमाम प्रकार के पैसे दिए हुए हैं, बैंकों ने दिए हैं, फाइनेंस कंपनियों ने दिए हैं, लोगों ने दिए हैं, पैसे से जो ब्याज मिलता है उसको इनकम में जोड़ते हैं। और साथ साथ आप जो भी काम करते हैं उससे जो लाभ कमाया गया है वो भी इनकम मेथड में जोड़ते हैं। तो क्या किया जाता है कि एक वर्ष में किसी भी देश में जितनी मजदूरी दी गई, मान लो 100 रुपये मजदूरी दे दी गई, 100 रुपये वेतन के रूप में दिया गया, 100 रुपये किराए के रूप में दिया गया, 100 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, 100 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त हुआ है। सब जगह से मान लो 100 रुपये प्राप्त हुआ है। तो 100 रुपये मजदूरी वाला, 100 रुपये वेतन वाला, 200 किराए वाला, 300 ब्याज वाला, 400 लाभ वाला 500, यानी इनकम मेथड से जीडीपी कितनी हो जाएगी? 500। ये है इनकम मेथड से जीडीपी। तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में देखा जाता है कि एक साल में, एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं
और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उनके उत्पादन पर कितना खर्च किया गया है, उनके उत्पादन पर जो भी खर्च किया गया है उस खर्च को हम गणना करते हैं। यानी एक साल में आप जो भी जीडीपी बना रहे हो, एक वर्ष में जो भी जीडीपी बना रहे हो, जीडीपी बना रहे हो उसका मतलब एक वर्ष में टोटल आपने प्रोडक्शन कितना किया है, उत्पादन कितना किया है, जितना उत्पादन किया है वही जीडीपी है। तो इसमें कहा जाता है इस जो आपने उत्पादन किया है वो जीडीपी है, सही है। इस उत्पादन पर आपने कितना खर्च किया है, कितना खर्च करके ये उत्पादन किया है, जितना खर्च करके आपने उत्पादन किया है वही उत्पादन मेथड वाली जीडीपी है। ठीक, मान लीजिए आपने 100 रुपये खर्च करके और ये टोटल प्रोडक्शन किया है, तो जितने का प्रोडक्शन हो गया वो वैल्यू नहीं है, आपने जो 100 रुपये खर्च किया है वह जीडीपी हो जाए। जब हम उत्पादन मेथड वाला देखते हैं तो उत्पादन मेथड की जीडीपी का मतलब होता है कि उत्पादन करने पर कितना खर्च किया गया। अब इसमें भी कुछ फिक्स चीजें हैं जिनकी गणना की जाती है, जैसे हमने आय मेथड में बताई, इनको आपको याद करना है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन मेथड की जीडीपी में शामिल किए जाते हैं, इनको याद करना होगा। तो अगर हम उत्पादन मेथड की जीडीपी की गणना करें तो हम कह सकते हैं इन गणना में निम्न मदों को शामिल किया जाता है। मैंने इसके सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी से सजा करके आपको दे दिया है, आपको सिर्फ याद करना है, इसमें अब कुछ भी नहीं जोड़ना है। थोड़ी एनसीईआरटी के बाहर भी हम गए हैं। तो आइए उत्पादन मेथड की जीडीपी में किसको किसको शामिल किया जाता है। तो उत्पादन मेथड की जीडीपी में जो भी सेवाएं होता है उस पर खर्च किया जाता है। जितने भी उपभोक्ता को सेवाएं दी गई हैं, नाई ने बाल काट करके बाल आपने कटवाया है, 60 रुपये दिया है, तो वो भी जीडीपी में खर्च किया जाता है। तो सेवाओं पर जो खर्च किया जाता है वो भी जीडीपी में काउंट होता है। टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं पर जो उपभोक्ता व्यय होता है वो भी जीडीपी में शामिल होता है। टिकाऊ वस्तुएं, कोई मशीनरी खरीद ली, स्कूटर खरीद ली या गाड़ी खरीद ली, वो टिकाऊ वस्तुएं हैं। ब्रेड गैर टिकाऊ वस्तुएं, 3 दिन में खराब हो जाती है, लंबे समय तक नहीं चलती है। तो वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। कॉस्मेटिक्स, ब्रेड, खाना, ये टिकाऊ वस्तुएं नहीं होती हैं, 4 दिन में खराब हो जाएंगी। बटर खरीदिए, 4 दिन में खराब हो जाएंगी। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे टिकाऊ और गैर टिकाऊ, इन सभी पर जो उपभोक्ता व्यय होता है, उपभोक्ता ने टिकाऊ, गैर टिकाऊ और सेवाओं को खरीदने में जो खर्च किया है उसको इसमें जीडीपी में शामिल किया जाता है। आपने कोई गाड़ी खरीदी, वह टिकाऊ वस्तु हो गई। चलिए एग्जाम्पल से बताता हूं। पूरे देश में सेवाएं मतलब आपने बाल कटवाया, आपने बीमा लिया, आपने टूरिज्म किया, आपने डॉक्टर को फीस दी, आपने वकील को पैसे दिए, आपने टीचर को पैसे दिए, यानी जहां जहां से आप सर्विसेज ले रहे हैं तो सर्विसेज पर जितना आपने खर्च किया उसको जोड़ दिया जाता है। टिकाऊ वस्तुओं पर जो आपने खर्च कर दिया, भूमि, मकान, मशीनरी इत्यादि, इन कपड़े, जूते जो टिकाऊ है। गैर टिकाऊ खाने पीने पर जो खर्च कर दिया वो गैर टिकाऊ है। इन सभी पर जो खर्च किया है, जो उपभोक्ता व्यय हुआ है, उन सभी को जोड़ दिया जाता है किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड की जीडीपी। इसके साथ साथ आपने अचल पूंजी में जो निवेश किया है, जैसे आपने आवासीय भवन खरीदे हैं, आवासीय भवन खरीदे हैं, जमीन खरीद लिया, लंबे समय तक घर बनवाएंगे, या कोई ऐसा भवन जिसे आपने बनाया है लेकिन किराए पर दे दिया है कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, आपने कोई हैवी मशीनरी खरीद ली है, ठीक, इनको भी जोड़ा जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात। साथ साथ ये तो हो गया उपभोक्ता के स्तर पर। अब ये भवन, अगली बात, ये तो उपभोक्ता हो गया। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं खरीदेगा, गैर टिकाऊ वस्तुएं खरीदेगा। ब्रेड बटर खरीद रहे हैं तो क्या हो गया, गैर टिकाऊ है। कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, घड़ियां खरीद लिए तो क्या हो गया, टिकाऊ है। ठीक, कुछ अचल पूंजी में निवेश होता है,
जैसे लोग गाँव में नहीं कहते कुछ अचल पूंजी बनाइए जो नष्ट न हो, खेती खरीद लीजिए, जमीन खरीद लीजिए, मकान खरीद लीजिए, मॉल बनवा दीजिए, सिनेमा हॉल बनवा दीजिए, होटल बनवा दीजिए। इनमें जो निवेश किया है ये भी जोड़ा जाता है। साथ साथ देखा जाता है कि जो सरकार ने खर्च किया है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर, अंतिम वस्तुएं मतलब सरकार भी ढेर सारी वस्तुएं खरीदती है, सरकार भी गाड़ियां खरीदती है, सरकार भी कुर्सी मेज टेबल बल्ब इत्यादि खरीदती है, सरकार भी कॉपी किताब खरीदती है, सरकार भी सेवाओं पर खर्च करती है। अर्थात सरकार ने सैलरी में जितना भी पैसा दिया है अधिकारियों इत्यादि को, पेंशन पर जो भी पैसा दिया वो क्या है, सेवाओं पर खर्च है। तो सरकार जो वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करती है उसको जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ देश के लोगों ने कितनी भी ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्यात किया है उसको जोड़ा जाता है। मान लीजिए 100 रुपए का देश के लोगों ने जो निर्यात किया है उसको जोड़ा जाता है। ठीक, इसके साथ साथ जो घटा हुआ आयात है, ठीक, जो आयात कम हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, जो आयात कम हुआ है, मान लीजिए पिछले वर्ष 100 रुपया आयात हुआ था और इस साल 80 रुपए का ही आयात हुआ, तो 20 रुपए का आयात घटा है, इसको भी जोड़ा जाता है। जो घटा आयात हो उसको जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय का वह भाग जो आयात पर व्यय किया जाता है जीडीपी से घटा दिया जाता है। इसको जब निकाला जाता है देखा गया है कि हमने उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय, यानी देश में उपभोग करने के लिए, देश में निवेश करने के लिए आपने कोई मशीन विदेशों से खरीद करके आयात की है, तो कुल मिलाजुला करके कहते हैं कि सरकार जितना आयात करती है, आयात कर रही है यानी देश का अपना उत्पादन नहीं है, तो जितना आयात करती है उसे जीडीपी से क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। अगर मान लीजिए पूरे वर्ष भर में 100 रुपये का कुल आयात है तो इसे घटा दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक साल, ठीक, देश क्या करता है, कुछ वस्तुओं का बाहर से आयात करता है और थोड़ा सा उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके उन्हें निर्यात कर देता है, देश में नहीं रखता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी आयात किए, थोड़ा उसका विनिर्माण किए और विनिर्माण करने के बाद उसे क्या कर दिए, निर्यात कर दिए। इससे जो भी पैसा आया उसे जीडीपी में नहीं जोड़ते, तीसरे मेथड वाले जीडीपी में नहीं जोड़ते। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, भारत हीरे आयात करता है, और इन हीरों की पुनः कटिंग करके, सूरत इत्यादि में बहुत बढ़िया कटिंग होती है, डिजाइन करके पुनः इनका निर्यात कर देता है। तो वे हीरो जिनको आयात किया गया और इनका उपयोग सीधे निर्यात में कर दिया गया, इसे इस अंतिम मेथड, तीसरे मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड वाली जीडीपी में नहीं जोड़ते। तो याद रखना, इस एक्सपेंडिचर मेथड की जीडीपी में क्या क्या व्यय शामिल किया जाता है उन सबको याद रखिएगा, किसे जोड़ते हैं और किसे नहीं जोड़ते हैं। सवाल यहां से बनते हैं। एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्पादन विधि द्वारा जीडीपी निकालते वक्त जोड़ा नहीं जाता है। तो कौन जोड़ा नहीं जाता है, कौन जोड़ा जाता है, इसकी एक लिस्ट आप बनाइएगा। तो एक बार पुनः मैं समझा दे रहा हूं, सीधे सीधे आइए कि टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय मतलब देश का आम आदमी जो खर्च करता है, सेवाओं पर आम आदमी जो खर्च करता है, आम आदमी जो अचल पूंजी में निवेश करता है, घर मकान इत्यादि। साथ साथ सरकार जो वस्तुओं और सेवाओं के, ठीक, सरकार जो खर्च करती है वस्तुओं और सेवाओं पर, ठीक, उन पर उसको जोड़ा जाता है। देश जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है यानी कुल निर्यात को भी जीडीपी में जोड़ा जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में जो आयात घटा है उसे जोड़ा जाता है, ठीक।
जितना भी आयात इस साल किया गया है, सरकार ने जितना भी आयात किया गया है, तो सरकार आयात करती है उपभोग के लिए ही, निवेश के लिए ही, सरकारी व्यय जो भी किया गया हो, ठीक, उसको जीडीपी से घटा दिया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है। ठीक, साथ साथ कोई ऐसी आयातित वस्तु, कोई ऐसा आयातित अवयव, ऐसा कच्चा माल जिसको लाते हैं, कोई वस्तु बनाते हैं, पुनः विदेशों में निर्यात कर देते हैं, उसको हम जीडीपी में नहीं जोड़ते। तो याद रखना, सवाल ये पूछे, यहां 3 बात सवाल बनती है, यहां से मैं बार बार बता रहा हूं, किसे जीडीपी में जोड़ते हैं, इसकी एक लिस्ट बना दीजिए। तो किसे जीडीपी में जोड़ते हैं, यही आपके सामने आ गया, इसे जीडीपी में जोड़ते हैं, इसे जीडीपी में जोड़ते हैं, और इसे जीडीपी में जोड़ते हैं, इसे जीडीपी में जोड़ते हैं, इसे जोड़ते हैं। किसे घटाते हैं, तो इसे हम घटा देते हैं, इसे हम घटा देते हैं, इसे हम जीडीपी से घटाते हैं। किसे नहीं जोड़ते हैं, तो याद रखना, इसको हम नहीं जोड़ते। यहां 3 आपको चीजें बनानी होगी। फिर से मैं बता रहा हूं, इसमें जो सवाल बनता है वो यहीं से बनता है। किसे जोड़ते हैं, ठीक, जोड़ते हैं, यह लिस्ट नंबर 1 आपकी होगी, पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा। तो किसे जोड़ते हैं, यहां हमने कर दिया, इसे जोड़ते हैं, इसे जोड़ते हैं, ठीक, इसे जोड़ते हैं, इसे जोड़ते हैं, इसे जोड़ते हैं, एक लिस्ट ये हो गई। किसे घटाते हैं, किसे घटाते हैं, किसे हम घटाते हैं, और तीसरी लिस्ट हुई किसे नहीं जोड़ते, किसे नहीं जोड़ते। तो आपकी तीसरी लिस्ट ये हो गई, इसे नहीं जोड़ते। या मैं बार बार जोड़ दे रहा हूं, थोड़ा इसको टिपिकल याद कर लीजिए। किसे जोड़ते हैं, किसे घटाते हैं, किसे नहीं जोड़ते। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? बताओ आप लोग। कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाइए। यह रहा जीडीपी निकालने का 3 मेथड। अब हम थोड़ी बात करते हैं जीडीपी एट फैक्टर कास्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब समझाता हूं जीडीपी एट फैक्टर कास्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हम फैक्टर कास्ट को सबसे पहले समझा देते हैं, फिर आपको समझाएंगे जीडीपी एट फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस। देखो, एक शब्द आता है फैक्टर कास्ट। ठीक, फैक्टर कास्ट के बारे में कहा जाता है कि फैक्टर कास्ट और कुछ नहीं, इसे हिंदी में कारक लागत बोलते हैं। वह वास्तविक उत्पादन लागत है जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाता है। यानी मान लो किसी इकॉनमी में जो भी उत्पादन किया जा रहा है, उसकी लागत क्या है, कितने का उत्पादन हो रहा, बात ये नहीं है। जैसे मान लो ये बोतल हमारे हाथ में है, इसकी मार्केट में हम 25 रुपए की ये बोतल खरीदते हैं, या इस बोतल की प्राइस होगी, या जीडीपी में जुड़ेगा, या बोतल का अंतिम मूल्य होगा। लेकिन फैक्टर कास्ट में ये निकालते हैं कि इस बोतल को बनाने में हमने लागत क्या लगाई। जितनी लागत लगाई वह फैक्टर कॉस्ट होगा, और जितने में बिका वह मार्केट प्राइस हो। मान लीजिए इस बॉटल को बनाने में हमने 20 रुपए की लागत लगाई, तो 20 रुपए इस बॉटल का क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट। और यही बॉटल बाद में हमने 25 रुपए की बेची, तो 25 रुपया क्या होगा, इस बॉटल की मार्केट प्राइस होगी। समझ में आ गई बात? अर्थात बात यह निकल करके आई कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कारक लागत या फैक्टर कास्ट वह वास्तविक उत्पादन लागत है जिस पर एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। वास्तविक उत्पादन लागत, किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाली लागत।
तो आप कहोगे कि किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाली लागत आखिर होती क्या है, और जो होती है वही फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में इतनी चीजों को शामिल किया जाता है, यही फैक्टर कॉस्ट के अवयव है। याद करने के लिए हमने आपको इस तरीके से लिखा है। फैक्टर कॉस्ट में शामिल किया जाता है भूमि को, किसी वस्तु के उत्पादन में भूमि का भी उपयोग होता है, श्रम का उपयोग होता है, पूंजी का उपयोग होता है, जो कर्ज लिया जाता है उस पर जो ब्याज लगाया जाता है, ब्याज दिया जाता है हर महीने, उस ब्याज को जोड़ते हैं। अब याद रखना, यह एक चीज समझा देता। मान लीजिए किसी उद्योग को लगाने में 100 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है, या 100 करोड़ शामिल होगा इसकी पूंजी में, और इसी 100 करोड़ पर हर साल 10 करोड़ का मान लीजिए ब्याज दिया जा रहा है। इस ब्याज की गणना यहां की जाएगी। यानी किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो भूमि इस्तेमाल किया जाता है उसकी कीमत क्या हुई, जो श्रम इस्तेमाल किया जाता है, कितनी मजदूरी वेतन दिया गया है वो कितने का है, जो पूंजी लगाई गई है, जो ब्याज दिया जा रहा है, और प्लस कोई व्यक्ति उत्पादन क्यों कर रहा है। तो व्यक्ति उत्पादन इसलिए कर रहा है कि उसे लाभ की उम्मीद है, तो जितना लाभ कमाता है वह भी फैक्टर कॉस्ट में जोड़ा जाता है। समझना, आपसे कहा जाए कुछ उत्पादन कीजिए तो आप कहेंगे क्यों करें, तो हम कहेंगे लाभ के लिए कीजिए, और किस लिए कीजिएगा। तो लाभ की चाहत में आप उत्पादन करते हैं, तो लाभ की जो चाहत है वह भी एक प्रकार की लागत है। तो किसी भी वस्तु के उत्पादन में इतनी चीजें लगती हैं, और यह उत्पादन लागत ही फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, देश की अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन हुआ होगा एक वर्ष में, उसकी भी तो उत्पादन लागत हुई होगी। तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन हुआ है उसमें जो भी उत्पादन लागत लगी है सबको जोड़ देते हैं तो निकल जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मान लीजिए, समझाता हूं, मान लीजिए यह किसी देश की अर्थव्यवस्था है और देश में प्रोडक्शन हुआ है। जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका जब हम मूल्य निकालते हैं, जो भी प्रोडक्शन हुआ है जब उसका मूल्य निकालते हैं, कितने में का मूल्य का है, तो उसे ही कहते हैं जीडीपी। और जो मूल्य होता है वह अंतिम मूल्य होता है, यानी वह मार्केट प्राइस होता है। तो मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी 100 रुपये की है, यानी जितनी वस्तुओं और सेवाएं बनी हैं उनकी बाजार कीमत कितनी है, 100 रुपये की है। अब जो 100 रुपये की वस्तुएं बनी है जो देश की जीडीपी बता रही हैं, मान लीजिए इस 100 रुपये की वस्तुएं जो बनाया, इनको बनाने में जो उत्पादन लागत है, वह 90 रुपये की है। ठीक, तो यानी जो फैक्टर कॉस्ट है वह क्या है, 90 रुपये का है। तो हम कहेंगे इस देश की जो जब जीडीपी निकालेंगे, जब फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे तो इस देश की जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर 90 रुपये की हो जाएगी। और इसी देश की जीडीपी जब हम मार्केट प्राइस पर निकालेंगे, बाजार कीमत पर निकालेंगे तो 100 रुपये की हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो जीडीपी इसीलिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर भी निकालते हैं और जीडीपी मार्केट प्राइस पर भी निकालते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब, सीधी बात समझिएगा, एक देश ने जितना भी उत्पादन किया है उस उत्पादन का अंतिम मूल्य ही जीडीपी है। तो देश ने जितना भी उत्पादन किया है उसका अंतिम मूल्य मार्केट प्राइस जीडीपी है, ठीक है भाई, लेकिन इस उत्पादन में लागत कितनी लगी है, जो लागत लगी है वह फैक्टर कॉस्ट पर। समझ में आ गई बात। मैं सीधा सरल समझा रहा हूं, अभी इसके फार्मूले भी बताऊंगा, समझना। तो इसे ही कह देते हैं फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी। अर्थात फैक्टर कॉस्ट पर जब जीडीपी की गणना की जाती है तो उसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। समझ गए। अब बताते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
तो समझना, हमने अभी पहले एग्जाम्पल बताया था कि मान लीजिए 90 रुपया क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है, उत्पादन लागत है। लेकिन जब इसको बाजार में बेचेंगे तो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, और यही हो जाता है मार्केट प्राइस। यही हो जाता है ना। आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो पता चला 20 रुपए का एक पेन है, 5 रुपए की इनडायरेक्ट टैक्स लग जाए। यानी अंतिम मूल्य जो वस्तुओं का होता है, जो बाजार मूल्य होता है, उसमें उत्पादन लागत के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़े होते हैं, तब मार्केट प्राइस निकलता है। लेकिन यहां एक और गौर करने वाली बात है कि ठीक है भैया, जब हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दे रहे हैं तो मार्केट प्राइस निकल जा रहा है। लेकिन कभी कभी सरकार कुछ वस्तुओं पर सब्सिडी भी देती है, तो सरकार ने जो सब्सिडी दिया है उसे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जब जोड़ देते हैं और उसमें से सब्सिडी को घटा देते हैं तो मार्केट प्राइस निकल जाती है, बाजार मूल्य निकल जाता है। ठीक। अब मान लीजिए हमारे हाथ में ये 20 रुपए की ये पेन है। मान लीजिए इस पेन का फैक्टर कॉस्ट, इस पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, लागत हो 20 रुपए, यानी फैक्टर कॉस्ट कितना हो, 20 रुपए। सपोज दैट 5 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लग गया हो और इस पर सरकार ने मान लीजिए कोई सब्सिडी नहीं दी हो, 0 दी हो, तो इसकी बाजार कीमत कितनी निकल जाएगी, 25 रुपए। और अगर मान लीजिए सब्सिडी दी हो, मान लीजिए 2 रुपए सब्सिडी दी हो, तो फैक्टर कास्ट 20 रुपए है, 5 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स है, और मान लीजिए सपोज दैट 2 रुपए की सब्सिडी हो, तो मार्केट प्राइस इसकी 23 रुपए निकल जाएगी। तो सब्सिडी को घटा देते हैं। तो होता क्या है कि जिन जिन वस्तुओं में सब्सिडी दी जाती है उसका अंक मिल जाता है, जहां नहीं दी जाती है वहां 0 हो जाता है। तो मार्केट प्राइस का फार्मूला क्या निकला, बाजार कीमत का फार्मूला क्या निकला, फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, या मार्केट प्राइस का फार्मूला निकल गया। अब देखते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। तो आइए, मार्केट प्राइस बराबर फार्मूला है आपके सामने, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही निकल गया मार्केट प्राइस का फार्मूला। तो जब मार्केट प्राइस पर जीडीपी निकाली जाती है तो उसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। जब मार्केट प्राइस पर जीडीपी निकाली जाती है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये रहा जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। अब एक शब्द बताते हैं, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। यह जीडीपी से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका अगली बात जीडीपी के बाद हम तुरंत बता दे रहे हैं। बड़ी आसान भाषा है, एक एक लाइन समझ जाएंगे। देखो, अब हम समझेंगे किसको, एनडीपी को, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी। देखो, समझाता हूं क्यों निकालते हैं एनडीपी, अभी आप लोग समझ रहे। हमने कहा कि अब थोड़ा पहले जीडीपी की बात करते हैं, तब एनडीपी की बात करते हैं। एनडीपी समझना है तो जीडीपी क्या है, एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की, सॉरी ये हम निकालें, जीडीपी ने एनडीपी, ठीक। एनडीपी क्या है इसकी परिभाषा निकालते हैं। एनडीपी एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के शुद्ध उत्पादन का मूल्य होता है। अगर कुछ यूं कहें, देखो होता क्या है, जीडीपी
एक वर्ष के दौरान जो कुल उत्पादन का मूल्य है, कुल उत्पादन का मूल्य जो है वह क्या है? जीडीपी है। कुल उत्पादन का मूल्य। एनडीपी क्या है? एनडीपी क्या है? एक वर्ष के दौरान शुद्ध उत्पादन का, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान किए गए शुद्ध उत्पादन का मूल्य है। यानी यहां कुल उत्पादन लिखा है और यहां शुद्ध उत्पादन लिखा है। तो आखिर ये शुद्ध उत्पादन और कुल उत्पादन में अंतर क्या होता है? जैसे मान लीजिए जीडीपी यानी कुल उत्पादन का मूल्य 100 रुपया हो, तो जीडीपी क्या हो गई? 100 रुपया हो। कुल उत्पादन है यानी देश ने 100 रुपये का उत्पादन किया। अब मान लीजिए इस 100 रुपये के उत्पादन करने के दौरान उस देश की जो उत्पादन कंपनियां हैं उसकी मशीनें टूटती हैं, फूटती हैं, औजार घिसते हैं, बेकार हो जाती, कुछ मशीनें बदलनी पड़ती हैं। तो जो मशीनें टूटी हैं, फूटी हैं, बेकार हुई हैं, बदली गई हैं, घिसावट आई है, उनको उनकी कीमत को घटाना होगा ना। मान लीजिए देश ने 100 रुपये के उत्पादन की प्रक्रिया में 20 रुपये खर्च किए मशीनों की टूट फूट घिसावट मशीनों के बदलने में, यानी 100 रुपये के उत्पादन में 20 रुपये के बराबर की मशीनें के कल पुर्जे घिस गए, नष्ट हो गई, कुछ मशीनें खराब हो गई। तो भैया 100 रुपया उत्पादन किए हैं तो 20 रुपया का मशीन तोड़ फोड़ दिए हैं, घिस दिए हैं, तो 20 रुपये को घटाना पड़ेगा तब ना शुद्ध उत्पादन निकलेगा। आपने 100 रुपये का कोई उत्पादन किया और आपने जिन मशीन का इस्तेमाल किया उसमें से 20 रुपये के जो मशीनों में घिसावट आई बाजार में, उस घिसावट की जब पूर्ति करेंगे 20 रुपया खर्च करेंगे। तो आपने भले ही कुल उत्पादन 100 रुपये का किया है, लेकिन शुद्ध उत्पादन तो तब निकलेगा ना जो घिसावट पर पैसा खर्च करेंगे, मशीनों के टूट फूट होने पर जो पैसा खर्च करेंगे उसको घटाएंगे। तो 100 रुपये से ये जो मशीनों में टूट फूट है, जो घिसावट है, जो बेकार हो गई हैं मशीनें, इनकी कीमत को घटाएंगे और घटाने पर क्या निकलेगा? 80 रुपया। या 80 रुपया ही शुद्ध उत्पादन कहलाएगा, या 80 रुपया क्या कहलाएगा? शुद्ध उत्पादन कहलाएगा। यानी एक वर्ष की जीडीपी के उत्पादन के दौरान जितने पैसे की मशीनें बेकार हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, उसको घटा देते हैं तो शुद्ध उत्पादन निकलता। अब ये जो मशीनें टूट फूट जाती हैं, घिस जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, उनका जो मूल्य होता है उसे ही मूल्य ह्रास कहते हैं, उसे ही कहते हैं मूल्य ह्रास या डिप्रेसिएशन। तो जब तक हम मूल्य ह्रास को कुल उत्पादन से घटा नहीं देंगे शुद्ध उत्पादन निकलेगा नहीं। यानी अगर हमको किसी देश का शुद्ध उत्पादन क्या है, एनडीपी क्या है, उसको निकालना होगा, तो हमें जीडीपी में से मूल्य ह्रास को, मशीनों के टूट फूट के घिसावट को निकाल देंगे तो निकल जाएगा एनडीपी, शुद्ध उत्पादन। एक्चुअली में उत्पादन तो यही हुआ ना, शुद्ध उत्पादन होगा। तो शुद्ध उत्पादन तक पहुंचने के लिए हम एनडीपी का प्रयोग करते हैं, मूल्य ह्रास को घटाते हैं। तो आ जाइए, बात वही हो गई। अर्थात एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के जो शुद्ध उत्पादन का मूल्य होता है वही क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है एनडीपी। दरअसल देश का कुछ पूंजी उपकरण प्रत्येक वर्ष घिस जाता है या अप्रचलित हो जाता है। अर्थात सीधी भाषा मैंने लिखी है ताकि आप लोगों को याद हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, बड़ा कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी के बाहर गए हैं। एनसीईआरटी में जितने टॉपिक हैं उसको तो बताए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी प्रासंगिक बातें हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है उसको जोड़ करके करीने से सजाएं। अर्थात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनें, उपकरण, औजार, बिल्डिंग, ट्रैक्टर आदि का मूल्य ह्रास होता है जब ये प्रयोग करने के दौरान टूट फूट और घिस जाते हैं। ये जो मूल्य ह्रास होता है
जो अर्थात जो पूंजी उपयोग में की गई है इसके कुल मूल्य को जीडीपी से घटा दिया जाता है, तो एनडीपी निकल आती है। अर्थात एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, तो निकल गई क्या, एनडीपी। क्लियर, एकदम ओके, पक्का। तो ये रही एनडीपी। अब एक शब्द आता है नॉमिनल जीडीपी और एक शब्द आता है रियल जीडीपी। समझना, नॉमिनल जीडीपी याद रखना, दो चीजें होती है, ऐसा समझाता हूं, ऐसे समझ लो। हर अर्थव्यवस्था को अपने आंकड़े को तुलनात्मक रूप से दर्शाने के लिए बेस ईयर चुनना पड़ता है। बेस ईयर, इसी के तुलना करके आंकड़े निकाले जाते हैं। जैसे अभी हमारी अर्थव्यवस्था का जो बेस ईयर है वह 2011-12 है। ठीक, समझना। अब होता क्या है कि जब भी देश में कोई उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो इस उत्पादन का मार्केट प्राइस निकाला जाता है, और जो मार्केट प्राइस है वही जीडीपी है। यहां तक तो बात समझ गए। अब दो प्रकार के आंकड़े लिए जाते हैं। एक मार्केट प्राइस निकाला जाता है करेंट प्राइस के आधार पर, करेंट प्राइस के आधार। मान लीजिए जो उत्पादन हुआ है तो उस उत्पादन का 2022-23, अभी 2023-24 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो 2023-24 के हिसाब से कितना मूल्य हुआ, और इसी उत्पादन का 2011-12 की कीमतों पर कितना मूल्य हुआ। इन्हीं दिनों को जब अलग अलग निकाला जाता है, जब करेंट प्राइस के आधार पर निकाला जाता है, कुल जीडीपी का कुल उत्पादन जो हुआ है उसका मार्केट प्राइस ही जीडीपी है। तो भैया मार्केट प्राइस कब का मार्केट प्राइस, तो जब करेंट ईयर के आधार पर यह मार्केट प्राइस निकलता है, जब करेंट ईयर के आधार पर यह मार्केट प्राइस निकलता है, इसे कह देते हैं, ठीक, नॉमिनल जीडीपी। और जब बेस ईयर के आधार पर निकलता है इसे कह देते हैं रियल जीडीपी। समझ में आ गई बात? यानी जो उत्पादन हो रहा है जब इसी वर्ष की कीमतों के आधार पर उसका मूल्य तय किया जाता है तो नॉमिनल जीडीपी। जब बेस ईयर पिछला जो चुना है उसके आधार पर किया जाता है तो रियल जीडीपी। तो कुल मिला जुला करके बात यही है। जब जीडीपी की गणना वर्तमान कीमतों अर्थात करेंट प्राइस पर की जाती है तो इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, और जब जीडीपी की गणना स्थिर कीमतों अर्थात बेस ईयर पर की जाती है तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं। दो गणना क्यों करते हैं, आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। दो गणना क्यों करते हैं? ये सवाल उठ रहा होगा। दो गणना इसलिए करते हैं कि होता क्या है कि कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। मान लीजिए हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन है, अभी इस साल इसकी कीमत मान लीजिए 10,000 रुपये है और अगले साल इसकी कीमत 15,000 रुपया है, तो हम कहेंगे हमने तो जीडीपी को 1.5 गुना बढ़ा दिया। इस साल हमने, मान लीजिए एक मोबाइल है, इस साल कीमत 10,000 है, अगले साल 15,000 है, तो अगले साल जब आंकड़े लेके आएंगे सरकार कहेगी हमने तो जीडीपी को 1.5 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि अंतिम मूल्य देखा जा रहा है। जनता को भुलवा लेगी, कहेगी देखो 1.5 गुना उत्पादन भी बढ़ गया। नहीं, 1.5 गुना उत्पादन नहीं बढ़ा है, उत्पादन पहले ही जितना है, एक ही मोबाइल बन रही है, कीमतें बढ़ गई है, इसलिए भ्रामक तस्वीर आ गई है। जीडीपी में ध्यान रखा जाता है कि जो जीडीपी बढ़ रही है वह उत्पादन बढ़ने से बढ़े, न कि कीमतें बढ़ने से बढ़े। इसीलिए पिछले सालों से तुलना की जाती है।
तो होता क्या है कि कीमतें में उतार चढ़ाव से जीडीपी की भ्रामक तस्वीर उभर जाती है। इसी से बचाव के लिए हम दो जीडीपी निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। हम दो निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। हो गया, नॉमिनल जीडीपी निकल गया और रियल जीडीपी निकल गया। अब आइए, अब एक शब्द आता है जीबीए, सकल मूल्य वर्धित। एक सेकंड, एक चीज गलत लिखा गया है, सकल मूल्य वर्धित, ठीक, या इसे सकल मूल्य वर्धन भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसे हम सकल मूल्य वर्धन भी कहते हैं, इसे हम सकल मूल्य वर्धन भी कहते हैं, सकल मूल्य वर्धित या सकल मूल्य वर्धन भी कहते हैं। समझाता हूं, देखिए, जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी उत्पादन हुआ है, उसका जो अंतिम मूल्य है पूरी अर्थव्यवस्था में, वही क्या कहलाया है, जीडीपी। अंतिम मूल्य जोड़ा जाता है, मार्केट प्राइस जोड़ा जाता है, ठीक। अब जब किसी वस्तु का मार्केट प्राइस या अंतिम मूल्य जोड़ा जाता है तो उसमें उस वस्तु का उत्पादन लागत भी होता है, उत्पादन लागत भी होता है, और उस वस्तु पर लगने वाला कर भी होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है। मान लीजिए हमारे हाथ में एक पेन है, यह पेन, मान लीजिए यह पेन जीडीपी है, तो यह पेन हम खरीदे 25 रुपए में, बाजार में यह 25 रुपए का है, तो 25 रुपए क्या हो गई, जीडीपी। लेकिन इस 25 रुपए में हो सकता है कि 5 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो 5 रुपया देश को मिला वो तो टैक्स मिला, वो उत्पादन से थोड़ा मिला है। तो अगर देश ये सोचे कि एक्चुअल में हमें उत्पादन से क्या मिला है, एक्चुअल में हमने उत्पादन कितने पैसे का किया है, तो इस पेन में क्या करना होगा, जो भी कुल मूल्य है इस पेन का, यानी इस पेन का अंतिम मूल्य 25 रुपया है, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देना होगा। समझ में आ गई बात? तो 25 रुपए में से 5 रुपए को घटा देना होगा, निकलेगा 20 रुपया, या 20 रुपया ही एक्चुअल उत्पादन है, और यही 20 रुपया जीबीए है, यही 20 रुपया जीबीए है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें एक्चुअल उत्पादन तक पहुंचना है, तो हमें जीडीपी में से, जो भी देश की जीडीपी निकली है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देना होगा। अगर किसी देश की जीडीपी मान लीजिए 100 रुपया है और इनडायरेक्ट टैक्स 10 रुपया है, तो इसको घटा दोगे तो क्या निकलेगा, 90 रुपया है। यह 90 रुपया ही उत्पादन का मूल्य है, और यही जीबीए है। यानी हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष करों के बिना जो जीडीपी है वही जीबीए है। अप्रत्यक्ष करों के बिना जो जीडीपी है वही जीबीए है, या हम जीडीपी में से अप्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं तो जीबीए मिल जाता है। बात सीधी सी, वही बात हमने लिखा है कि अप्रत्यक्ष करों के बिना जीडीपी ही जीबीए है। अर्थात अगर हमें जीबीए निकालना हो तो जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, मिल गया। इसी को लिखा जाता है कि जब किसी वस्तु के बाजार कीमत से उस पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है तो उस वस्तु का जो मूल मूल्य मिलता है वही जीबीए है, ठीक। जीबीए तब मिलता है जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल मूल्यों की तुलना करते हैं। यह पेन 25 रुपए का है,
मार्केट प्राइस 25 रुपया का है, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी 5 रुपये का है। 5 रुपया घटाइए तो निकलेगा 20 रुपया, या 20 रुपया इसका मूल मूल्य है, वही जीबीए है। और अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुएं सबके मूल मूल्य को जोड़ दीजिए, जीबीए निकल जाएगा। आप कहोगे ये जीबीए क्यों निकालते हैं? ताकि हम एक्चुअल उत्पादन की बात कर सकें, साथ ही साथ हम ये भी बात कर सके कि अर्थव्यवस्था में जो हमारा जीडीपी का आंकड़ा आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा करके जीडीपी के आंकड़े को बढ़ा दे रहे हैं, या जो हमारा कम जीडीपी आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम अप्रत्यक्ष करों को घटा करके जीडीपी के आंकड़े को घटा दे रहे हैं। बात जब भी विकास की होनी चाहिए, ग्रोथ की होनी चाहिए, तो मूल उत्पादन की होनी चाहिए। कर की विसंगतियों को उसमें नहीं जोड़ा घटाना चाहिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स और जो उत्पादन है, इसके बीच रिश्ता क्या है, इसको जब भी निकालना होता है तो जीबीए निकालते हैं। समझना क्लियर हो गया? क्योंकि कभी कभी लेखांकन करने वाले बदमाशियां कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके देश में, ठीक, जीडीपी है 100 रुपए की, ठीक है भैया, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स 10 रुपया है, और जो वस्तुएं उत्पादन हुई है वो 90 रुपए की है। मान लीजिए अगले साल सरकार कहे, सरकार क्या करे, सरकार कहे सरकार उत्पादन पर काम न करे, नेक्स्ट ईयर सरकार क्या करे, उत्पादन हो, इनडायरेक्ट टैक्स ही बढ़ा दे, उत्पादन पर कोई काम न करे, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे। जो इनडायरेक्ट टैक्स 10 रुपए का था उसको 18 कर दे। तो मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स 18 कर दे, उत्पादन 90 रुपए का ही हो रहा है। यानी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने उत्पादन किया 90 रुपए का, इनडायरेक्ट टैक्स 18 रुपए कर दिया, कुल आ गया 108 रुपया। सरकार कहेगी जीडीपी हो गई 108 रुपए की, हमने 8% का ग्रोथ हासिल किया। कहेगी ना सरकार, बदमाशी भी करती है, कहेगी हमने 8% का ग्रोथ हासिल किया है। जनता बल्ले बल्ले, अरे बाप रे बाप 8% की ग्रोथ। लेकिन जब आप जीबीए और टैक्स का संबंध निकालोगे तो कहेंगे अरे ढोल मजीरे बजाने वाले मीडिया के लोग, असली उत्पादन का वैल्यू ये देखा जाता है। देखो टैक्स बढ़ा करके सब कह रहे हैं ग्रोथ बढ़ा दिए, असली ग्रोथ मतलब उत्पादन बढ़ना चाहिए। तो एक्चुअल उत्पादन और टैक्स के बीच क्या संबंध है, इसको निकालने के लिए जीबीए निकाला जाता है। इसीलिए जब सरकारें जीडीपी का आंकड़ा देती है, उसी समय सरकारें इनडायरेक्ट टैक्स का भी आंकड़ा देती है, कितना इनडायरेक्ट टैक्स वसूले, और उसी के साथ सरकारें जीबीए का आंकड़ा देती है। तो सरकार ने जो भी जीडीपी का आंकड़ा दिया है, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स का आंकड़ा दिया है, जब जीडीपी से और जीबीए का भी आंकड़ा दिया है, कैसे दिया है, तो उसने जीडीपी से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया है। इससे देश को पता चलता है कि वास्तव में जो जीडीपी बढ़िया घट रही है, उत्पादन से बढ़िया घट रही है या टैक्सों का खेल किया गया। ये कहानी रही जीबीए की। अब इतनी बातें हो गई, अब बात करनी होगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, जीएनपी की। बात करनी होगी जीएनपी। इसको बहुत आसानी से समझाते हैं। जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जीएनपी की बात, कहानी जीडीपी से ही ले जाते हैं, कहानी जीडीपी की ओर ले जाते हैं, जीएनपी समझ में आएगा। देखो मान लीजिए यह देश है, ठीक, थोड़ा बड़ा सा देश बनाते हैं। मान लीजिए अपना यह देश है। इस देश में चाहे देशी व्यक्ति ने या विदेशी ने, ठीक, जो भी प्रोडक्शन किया
वह कहलाया जीडीपी। लेकिन कहानी क्या जीडीपी पर जाकर के खत्म हो जाती है? नहीं, यह कहानी अधूरी रहेगी। जब भी आप अपने देश की कुल कमाई की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो यह कहानी अधूरी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप जो भी यहां निकाल रहे हैं सिर्फ अपने देश की आर्थिक सीमा के भीतर निकाल रहे हैं, और इसमें कई घटनाएं अभी घटेंगी। जब आप अपने देश की कुल राष्ट्रीय आय की ओर बढ़ेंगे तो कई घटनाएं घटेंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने देश की सीमा के भीतर तो निकाल दिया, लेकिन विदेशों में भी आपके कई नागरिक काम कर रहे हैं। कई लोग खाड़ी देशों में मजदूरी कर रहे हैं ना। हमारे मजदूर ईरान, इराक, दुबई, कुवैत दुनिया भर जाते हैं। कई नागरिक यूएस अमेरिका में, यूएसए, यूरोप में साइंटिस्ट बने बैठे हैं, डॉक्टर बने बैठे हैं, इंजीनियर बने बैठे हैं, गूगल के सीईओ बैठे हैं। भले कमाल के भारतीय हैं। दुनिया में मजदूर भी भारतीय, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ भी भारतीय। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। होना भी यही चाहिए, सब जगह भारतीय रहे, खूब पैसा कमा करके देश को दें। हैं विदेशों में कई देश की कंपनियां भी हैं, सरकारी भी प्राइवेट भी। अडानी साहब हैं, ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने तुले हुए बड़ी कंपनी खोल रहे हैं। अंबानी साहब हैं, टाटा लंदन में जाके जगुआर खरीद लिए, ढेर सारा कर रहे हैं। तो ये लोग जो हमारे नागरिक कंपनियां विदेशों में जो आय प्राप्त कर रहे हैं, जो इनकम प्राप्त कर रहे हैं, वो अपने देश में ही तो लेकर के आएंगे। अपने ही देश तो लेकर आएंगे, वह भी तो अपने देश की कमाई है। तो जो ये लोग आय इनकम अपने देश में लेकर आएंगे, उस इनकम को जीडीपी में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए ना। तभी तो आंकड़े, हम स्पष्ट आंकड़े की ओर बढ़ेंगे। जोड़ना चाहिए ना, जोड़ना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपके देश में जो ये विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी लोग हैं, आपके देश में एप्पल है, सैमसंग है, अमेजन है, दुनिया भर की कंपनियां हैं। चीन के लोग हैं, खूब माल बेच रहे हैं, खूब गेम खिलवा रहे हैं, ऑनलाइन गेम खिलवा रहे हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं। आप अमेजन पर खरीदारी कर लेते हो, आप फ्लिपकार्ट पर खरीदारी कर लेते हो। पहले उसमें भारतीय थे, अब तो वॉलमार्ट ने हिस्सेदारी खरीद ली। तो जो आपके यहाँ एप्पल का फ़ोन यूज कर रहे हो, आप लोग सैमसंग के मोबाइल यूज कर रहे हो, दुनिया भर की विदेशी गाड़ियाँ आप लोग यूज कर रहे हो, जो BMW खरीदते हो, रेंज रोवर खरीदते हो, मर्सिडीज खरीदते हो, इंडियन कंपनियां नहीं, विदेशी कंपनियां हैं। तो ये विदेशी लोग भी तो अपनी कमाई अपने देश ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? अपने देश में ले जाएंगे। और जब ये लोग अपने देश में ले जाएंगे तो यहां से इनकम अपने देश में जा रही है, तो इसको जीडीपी में से घटाना चाहिए कि नहीं घटाना चाहिए? तभी तो मामला, तब एक्चुअल हम गणना की ओर बढ़े। तो किया क्या जाता है कि जो अपने देश के लोग विदेशों में जो नागरिक और कंपनियां इनकम अर्जित कर रहे हैं, उसको हम जीडीपी में से जोड़ देते हैं, और जो विदेशी कंपनियां अपने देश से इनकम बाहर ले जा रही है, उसको जीडीपी में से घटा देते हैं, और जो निकलता है उसे ही जीएनपी कहते हैं। जो निकलता है उसे ही जीएनपी कहते हैं। अर्थात बात यह निकल करके आई कि हम जीडीपी में विदेशों से जो भारतीयों द्वारा प्राप्त आय है उसे जोड़ देते हैं, और भारत से, देश में से जो विदेशी आय ले जा रहे हैं उसे घटा देते हैं, तो निकल जाता है जीएनपी। अर्थात जीएनपी एक नागरिक केंद्रित अवधारणा है, जिसमें इस पर ध्यान रखा जाता है कि उत्पादन किसने किया।
समझना। तो जीडीपी में क्या जोड़ते हैं? भारत के लोग जो बाहर से आय लेके देश में आ रहे हैं, चाहे नागरिक हो, चाहे कंपनी हो, चाहे सरकार हो। और घटाते क्या है? भारत में जो विदेशी लोग हैं वो बाहर लेकर के क्या जा रहे हैं, इसको घटाते हैं, तो जीएनपी निकल जाती। अब जीएनपी की गणना में कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, इसे ध्यान रखना होगा। जैसे जीएनपी की गणना करने वक्त केवल अंतिम वस्तुओं की बाजार कीमत ही ली जाती है। हमने बताया था मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं, जब जीडीपी बताया था तो किसी अंतिम वस्तु के निर्माण में उपयोग होने वाली जितनी वस्तुएं हैं वो क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। या मोबाइल हो रहा है, इसमें जो ग्लास लगा है या क्या है, स्क्रीन कवर क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। इसके भीतर की बैटरी क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। इसका कवर ओवर क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। ये सब मिलकर के मोबाइल तैयार हो जाएंगे। मोबाइल क्या होगा? अंतिम वस्तु होगा। अब मान लीजिए यह मोबाइल मार्केट में बिक रहा है 10,000 का, तो 10,000 का वैल्यू आपने जीडीपी में जोड़ दिया। तो उस 10,000 में सब स्क्रीन भी है, बॉडी भी है, बैटरी वैटरी सब है। अब मान लीजिए एक बार आपने मोबाइल का 10,000 जोड़ा और इसके पहले जो स्क्रीन का अलग से उत्पादन हुआ, बैटरी का अलग से उत्पादन हुआ, कवर का अलग से उत्पादन हुआ, इसका भी जोड़ देंगे तो वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए जीएनपी में ध्यान रखने वाली बात है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं जोड़ते हैं, नहीं तो दोहरी गणना हो जाएगी। एक ही वस्तु 2 बार जुड़ जाएगी। जब मोबाइल बेचेंगे तो उस स्क्रीन की कीमत वहां भी जुड़ जाएगी, और जब स्क्रीन अलग कंपनी बनाया तो वहां भी जुड़ जाएगी, जीएनपी बहुत बढ़ जाएगा। तो दोहरी गणना से बचने के लिए हम अंतिम वस्तुओं को जोड़ते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं जोड़ते हैं। साथ ही जीएनपी में मुफ्त वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी मार्केट प्राइस पता नहीं होती है। अब कहते हो मुफ्त वस्तुएं क्या है? जैसे मान लो बच्चे को पालना, मां बाप अपने बच्चे को पालते हैं तो बच्चे से पैसा मांगते हैं। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन तो मानवता की धरातल ही समाप्त हो जाएगा कि मम्मी कभी कहे बच्चे से पैसा दो तो तुम्हें लाड़ प्यार करूंगी, संभव नहीं है। तो जीएनपी में ये सब मुफ्त वस्तुएं होती हैं। जैसे किसी अध्यापक का अपने पुत्र को पढ़ाना, यह मुफ्त वस्तु है। जैसे संगीतकार का अपने मित्रों को संगीत सुनाना। जैसे आप लोग भी जब दोस्त की पार्टी वार्टी होती है, गाना वाना गाते हो, मान लो आप में से ग्रुप में से कोई होगा बढ़िया गाना गाता होगा, तो जब कहीं जाएगा तो गाना गाने का पैसा मिलेगा। लेकिन जब आप लोग पार्टी करते होगे तो सुनाता होगा, गा भाई गा, सुना दो, गाना सुना दे, तो पैसा नहीं मांगता है। ये जो मुफ्त वस्तुएं हैं इनको जीएनपी में गणना नहीं की जाती। साथ साथ जीएनपी में ऐसे सौदे नहीं लिए जाते हैं जो चालू वर्ष के उत्पादन से प्राप्त नहीं होते हैं, जिनका उत्पादन में कोई योग नहीं है। आप कहोगे वे क्या है? यानी ऐसी वस्तुओं की खरीद बिक्री से जो पैसा आया जो इस साल नहीं की गई है, पहले की गई है, उसको नहीं जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए पुरानी वस्तुएं, कोई गाड़ी है 2015 की बनी हुई कोई कार है, तो जो 2015 में बनी थी, मार्केट में बिकी थी, 2015 के जीडीपी में जोड़ लिया गया था। अब सेकेंड हैंड कार मान लीजिए उसको आपने खरीदा 2023 में या बेचा। तमाम पुरानी वस्तुएं आप खरीदते बेचते हैं ना, कार हुआ, फर्नीचर हुआ, जो कुछ भी हुआ। तो पुरानी वस्तुओं का, सेकेंड हैंड वस्तुएं जितनी भी खरीदी बेची जाती हैं उनका मूल्य जीडीपी में नहीं शामिल किया जाता है, क्योंकि एक बार जब वो नई थी तो उनका शामिल हो चुका था। इस वर्ष के वे उत्पादन नहीं है, वे पुराने वर्ष के उत्पादन है, तो उनको भी जीडीपी या जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। समझ में आ गई बात ना? मान लीजिए हमने गाड़ी खरीदी थी 2017 में, तो 2017 में जब हमने गाड़ी खरीदी थी, जो उसकी कीमत चुकाई थी वह तो 2017 में देश की जीडीपी में जुड़ गया था। अब 2023 में हम सोच रहे हैं नई गाड़ी ले लें तो अपनी पुरानी वाली बेचें, तो पुरानी वाली बेच करके 2023 में जो हम पैसा पाएंगे वह जीडीपी में शामिल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? पुरानी कंपनियों के शेयर जो एक बार जारी हो गए हैं, वह ऋण पत्र जो एक बार जारी हो चुके थे, बिक गए थे, अब शेयर बार बार बिकते हैं,
तो शेयर या ऋण पत्र जब पहली बार बिकते हैं तो भी तभी उनको जीडीपी में शामिल किया जाता है, बार बार बिकने पर जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। या कोई भी ऐसी संपत्तियां जो पुरानी हो चुकी हैं, उनका बार बार क्रय विक्रय हो रहा है, उन्हें जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। क्योंकि एक बार जब बिकी थी तो जीएनपी में जुड़ चुकी थी, जीडीपी में जुड़ चुकी थी। पुरानी होने पर जब बार बार बिक रही हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि उससे एक्चुअल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के अधीन जितने भी भुगतान प्राप्त होते हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होता है, बीमा भत्ता प्राप्त होता है, बुढ़ापे में पेंशन प्राप्त होती है, ठीक, इन सब पर जो आय प्राप्त होती है उसे भी जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, साथ ही साथ पुरानी संपत्तियों के मूल्य में जो उतार चढ़ाव के कारण जो लाभ हानि होती है, उन्हें भी जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी मकान या भूमि का मूल्य महंगाई के कारण बढ़ गया हो, तो उसे बेचने से जो लाभ होगा उसे जीएनपी में नहीं जोड़ा जाता है। महंगाई के कारण बढ़ गया हो, वह आपके उत्पादन के कारण नहीं बढ़ा है, महंगाई के कारण बढ़ा है, तो वह भी जीएनपी में नहीं जुड़ा है। समझना बात को। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई मकान है, अब यहां एक चीज बता, कोई घर बनाया आपने, ठीक, आपने इस मकान को 2020 में खरीदा था 1 CR में, ठीक, यानी तो उस साल के जीडीपी जीएनपी में यह सब जुड़ेगा, उस साल की जीएनपी में जुड़ेगा। अब 2023 में इसे बेच रहे हैं आप 1.5 करोड़ में, सेम टू सेम वही मकान, तो जो 50 लाख आप प्लस पा रहे हैं, या इसलिए पा रहे हैं क्योंकि इस मकान की कीमत बढ़ गई महंगाई के कारण, मार्केट प्राइस के कारण, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन एक्चुअल में मकान बिल्कुल वैसा है, तो आपने कोई नया उत्पादन थोड़ा किया है। तो कीमतों बढ़ने के कारण जो मूल्य बढ़ता है उसे जीएनपी में नहीं जोड़ा जाता। हाँ, एक अपवाद है, मान लीजिए इसी मकान में 4 कमरे आप और बना दें, बढ़िया टेरिस ओरिस बढ़ा दें, कुछ नया बना दें, इस नया बनाने के कारण जो प्राइस बढ़ेगी उस प्राइस को जीएनपी में जोड़ा जाता है। अर्थात हमने सीधी सीधी बात लिख दिया है, ठीक, कि यदि मकान या भूमि का मूल्य महंगाई के कारण बढ़ गया हो तो उसे बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है वह जीएनपी में नहीं जोड़ा जाएगा। परंतु यदि मकान का एक नया भाग चालू वित्त वर्ष में बनाया गया हो और मकान के मूल्य में इस नए बनने से जो वृद्धि होती है वह जीएनपी में जुड़ेगी। समझ गए? साथ ही साथ जीएनपी में अवैध क्रियाओं से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाता है। जो गैर कानूनी इलीगल क्रियाएं होती है उनसे जो कमाई हो वह जीएनपी में नहीं जोड़ा जाता है। जैसे काला बाजारी, तस्करी से जो वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं उसे जीएनपी में नहीं जोड़ा जाता। क्लियर हो गई? अब बात करते हैं एनएनपी की। तो सीधी बात है, मान लीजिए यह किसी देश की जीएनपी निकल गई, ठीक, तो जीएनपी में निकल गई, तो जीएनपी जीडीपी से क्या निकली है? जीएनपी निकली है। तो जीएनपी तक जब पहुंचे तो जीएनपी के में भी जो जीएनपी भी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक, आपका सकल घरेलू उत्पाद है। तो इस जीएनपी के उत्पादित करने में भी कुछ मशीनें टूटी फूटी होंगी, कुछ घिसी होंगी, कुछ औजार खराब हुए होंगे। तो उसे जितने मूल्य की मशीनें टूटी फूटी होंगी, घिसी होंगी, औजार खराब हुए होंगे, उतने मूल्य को क्या कहा जाता है? मूल्य ह्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्य ह्रास कहा जाता है। और जीएनपी से जब मूल्य ह्रास निकालते हैं तो वही बन जाता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एक्चुअल राष्ट्रीय उत्पाद। तो करते क्या है समझना। तो आइए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं, एनएनपी की बात करते हैं, ठीक। तो एनएनपी का
मतलब सीधा सीधा होता है कि जीएनपी में से क्या करें, डिप्रेसिएशन को घटा दें, मूल्यह्रास को घटा दें। तो फिर वही कहानी, मूल्यह्रास क्या चीज होता है हमने समझाया, लिख भी दिया है कि उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ संयंत्र घिस जाते हैं, कुछ मशीनें टूट जाती हैं या खराब हो जाती हैं, साथ ही प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आ जाता है, इसके कारण कुछ मशीनें अप्रचलित हो जाती हैं। इनकी मरम्मत और बदलाव के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे ही डिप्रेसिएशन या मूल्यह्रास कहते हैं। तो जब भी हम एनएनपी निकालते हैं तो जीएनपी में से उसी मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो एनएनपी निकल जाती है। अब धीरे धीरे हम एक्चुअल राष्ट्रीय उत्पाद की ओर बढ़ रहे हैं। यह कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, एक राष्ट्र ने क्या उत्पादन किया है, अब यही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हम निकालेंगे फैक्टर कास्ट पर, यही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालेंगे मार्केट प्राइस पर। कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तो हो गया, तो फैक्टर कास्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलेगा, क्या होगा, और मार्केट प्राइस पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, और जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा वही राष्ट्रीय आय होगी। तो आइए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की ओर बढ़ते हैं। तो जब हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालते हैं तो करते क्या है, जब हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डिप्रेसिएशन को जोड़ देते हैं। देखो याद रखना, हमने जीडीपी को निकाला था किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर भी और मार्केट प्राइस पर भी। वैसे ही जीएनपी भी निकलती है किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर भी और मार्केट प्राइस पर भी। फार्मूला सबका एक ही होता है। ठीक वैसे ही एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट भी निकलता है फैक्टर कॉस्ट पर और मार्केट प्राइस पर। समझना बात को। हमने कहा था कि जब हम जीएनपी में से, ठीक समझना, डेप्रेसिएशन को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है, एनएनपी निकल जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाता है। तो अगर हम कोई एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना हो, अगर हम, तो क्या करेंगे, जब हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डिप्रेसिएशन को घटा देते हैं तो हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकल जाता है। सीधी बात है। तो वही बात यहां हम कह रहे हैं कि जब हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस को निकालना होता है तो हम करते क्या है कि मार्केट प्राइस पर जो हमने जीएनपी निकालना है उसमें से डिप्रेसिएशन को घटा देते हैं। सीधी बात है। तो क्या निकल जाता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकल जाता है। और वहीं जब हम एनएनपी एट फैक्टर कास्ट निकालते हैं, अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं, तो कहा जाता है कि किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों के सहयोग से जो वस्तुओं का शुद्ध उत्पादन हुआ है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। फैक्टर कास्ट पर जो उत्पादन हुआ है वही एक्चुअल उत्पाद है, क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी जोड़ दिया गया है। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी जोड़ा गया है। तो अगर किसी देश को अपना एकदम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना होगा एक्चुअल वाला, तो किस पर निकलेगा, फैक्टर कास्ट पर निकलेगा। क्योंकि जो मार्केट प्राइस पर उत्पाद निकल रहा है, कुल मूल्य निकल रहा है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जोड़ा गया है। टैक्स घटा बढ़ा करके वैल्यू घट बढ़ जाती है। एक्चुअल में किसी देश ने कितना कमाई किया है यह तब पता चलता है जब उस देश ने एक्चुअल में उत्पादन कितना किया है। और एक्चुअल उत्पादन की वैल्यू मार्केट प्राइस से नहीं निकलती है, क्योंकि मार्केट प्राइस में हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है। एक्चुअल उत्पादन की वैल्यू तो हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर निकलती है। जो फैक्टर कास्ट पर एक्चुअल उत्पादन निकल रहा है ना, वही उस राष्ट्र का शुद्ध उत्पाद है, और जितने पैसे का वही उस राष्ट्र की कुल कमाई है, वही उस राष्ट्र की एक्चुअल राष्ट्रीय आय है। तो हम फैक्टर कास्ट पर जब निकालते हैं तो हम करते हैं, जब एनएनपी एट फैक्टर कास्ट पर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो निकला है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं और जितनी देश ने उस साल सब्सिडी दी है उस सब्सिडी को जोड़ देते हैं, तो निकल जाता है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। और यह जो एनएनपी एट फैक्टर कास्ट है ना, यही शुद्ध राष्ट्रीय आय है। अर्थात
जो नेशनल इनकम है वह और कुछ नहीं, एनएनपीएट फैक्टर कास्ट को जब हम निकाल देते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है वह तब प्राप्त होती है जब हम एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा करके सब्सिडी को जोड़ देते हैं, तो हमें कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, और जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है वही एक्चुअल में नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है। और इसी प्रकार से हम निकलते हैं नेशनल इनकम पर पहुंचते हैं। अब हम आगे करते क्या है कि जो टोटल नेशनल इनकम है उसमें से देश की टोटल पॉपुलेशन का भाग दे देंगे, तो पर कैपिटा इनकम निकल जाती है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। कुल राष्ट्र की आय में कुल जनसंख्या से भाग दीजिए, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। कहानी ये सब जानते ही होंगे। यानी जो कहानी हमने शुरू की थी, एनसीईआरटी की जो कहानी शुरू की थी, और कहानी कुछ यूं थी, राष्ट्रीय आय के लेखांकन की कहानी थी। जिस कहानी को हम जीडीपी से शुरू किए थे उसे हमने नेशनल इनकम पर आकर के खत्म किया। हमने बताया कि कैसे क्या है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकल करके आई कि जो नेशनल इनकम है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर ही राष्ट्रीय आय है। इस प्रकार एनसीईआरटी का ये दूसरा चैप्टर, जिसको मैंने बड़े करीने से सजाया संवारा, एनसीईआरटी की चीज़ों को इकट्ठा किया और उससे जुड़ी बाहर की चीज़ें जितनी ज़रूरी थो इसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, आपको एक कैप्सूल फॉर्म में देने की कोशिश की। ये चैप्टर थोड़ा जटिल है, इसलिए हमने कहा एक ही बार में इसको समझा देता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हमने अपना प्रयास कर दिया, अब आपको अपना प्रयास करना है। क्योंकि एक बात मेरा मानना है, दुनिया में एक चीज प्रोफेशन नहीं है, वो क्या है? शिक्षा। शिक्षा प्रोफेशन नहीं हो सकती। मुझसे कोई पूछता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, मैं कहता हूं राष्ट्र निर्माण मेरा प्रोफेशन है। शिक्षा तो जिम्मेदारी है। शिक्षा कभी किसी का कैरियर नहीं हो सकता है, शिक्षा हमेशा जिम्मेदारी है, मेरा अपना मानना है। शिक्षा हमेशा जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि शिक्षक के हाथ में किसी देश का प्रलय और निर्माण दोनों होता है। वर्षों पहले मगध की धरती पर घननंद के दरबार में एक शिक्षक ने हुंकार भरी थी और कहा था, शिक्षक साधारण नहीं होता है घननंद, उसके हाथ में प्रलय और निर्माण दोनों रहते हैं। ये सच भी है। शिक्षक के हाथ में बेहतर शिक्षा है, युवा है। शिक्षक अगर बेहतर शिक्षा देगा तो बेहतर युवा बनेगा, और एक बार युवा बेहतर बन गया तो सब कुछ बना लेगा। इसलिए शिक्षक का काम बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मिशन है इस देश के युवाओं को बेहतर इकोनॉमी सिखाऊं, पढ़ाऊं, क्योंकि सबसे कम इकोनॉमी सीखा पढ़ा है हमारे देश ने। और रील्स के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में, फेक खबरों की इस दौर में, गलत सूचनाओं के इस दौर में, बेवजह के मोटिवेशन के इस दौर में, गलत सलत मोटिवेशन के दौर में बहुत जरूरी हो गया है बेहतर चीजें लेकर के जाएं। हर शिक्षक का एक कर्तव्य हो गया, हर शिक्षक का एक दायित्व। क्योंकि दुनिया का हर मोटिवेटर कह सकता है कि सफलता किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। तकलीफ होती है मुझे, तमाम लोग चैनलों पर आते हैं मोटिवेशन करने और कहते हैं किसी भी कीमत पर सफलता होनी चाहिए। ये कोई अन्य कह सकता है, लेकिन शिक्षक नहीं कह सकता। शिक्षक कहेगा सही कीमत पर सफलता होनी चाहिए, सच की कीमत पर सफलता होनी चाहिए। गांधी ने इसी को कहा था कि साध्य और साधन दोनों पवित्र हो। क्योंकि जब आप किसी भी कीमत पर सफलता को जस्टिफाई करने लगते हैं तो तमाम गलत चीजें भी आप जस्टिफाई कर देते हैं। और याद रखिएगा, गलत आदर्शों के आधार पर स्वस्थ समाज की नींव नहीं डाली जाती है। स्वस्थ समाज की नींव हमेशा सही आदर्शों के आधार पर डाली। राम और कृष्ण के देश में, गांधी अंबेडकर के देश में
नेहरू पटेल के देश में, तुलसी नानक के देश में सफलता हमेशा सही कीमत पर ही चाहिए और सही कीमत वाली सफलता ही चाहिए। तभी सत्यमेव जयते होगा, तभी सच जीतेगा, तभी मानवता खड़ी रहेगी। इसलिए आप लोग भी स्वस्थ सकारात्मकता से, स्वस्थ विचारों से, स्वस्थ आदर्शों से बने रहिए, भरे रहिए। सच के लिए लड़िए, सच को लड़िए और बेहतर इकोनॉमी सीखिए, अपना कैरियर बनाइए, अपना परिवार बनाइए, अपना समाज बनाइए, अपना राष्ट्र बनाइए। मैं तो शिक्षक हूं, मुझे तो सिर्फ आप लोगों को बनाना है। अगर आप लोगों के बनने में मैं इतना भी योगदान देने में सफल रहा, इतना भी योगदान देने में सफल रहा, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि शिक्षक को इसके बाद कुछ चाहिए ही नहीं। शिक्षक को इससे बड़ा चीज कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं इस प्रकृति से, इस ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि मेरी प्रार्थनाओं की शक्ति मेरे विद्यार्थियों को मिले, मेरा विद्यार्थी बने, विद्यार्थी बन जाएगा, हम तो वैसे ही श्रेष्ठ हो। तो पढ़ते रहिए, सही चीज के लिए लड़ते रहिए, ये चैप्टर पढ़िएगा, समझिएगा, जरूर बताइएगा हमें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।